सभी साथियों का स्वागत है भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास MCQ सीरीज शुरू कर दिए हैं, जहां हम आज 450 प्रश्नों का हस्तलिखित प्रश्नोत्तरी देखेंगे और विषय आज का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। यानी हिंदी भाषा से संबंधित 450 प्रश्नों को आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा यानी हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई, तो आपका सही जवाब है भास धातु। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगता है कि यह प्रश्न नहीं पूछेगा, तो अक्सर परीक्षा में यही सब प्रश्न आ जाते हैं और हम जिसे आसान समझते वही प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ देते हैं। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई, तो याद रखिएगा भास। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय आर्य भाषा की उत्पत्ति किस भाषा परिवार से हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय आर्य भाषा की उत्पत्ति जो है किस भाषा परिवार से हुई, तो उत्तर है भारोपीय भाषा परिवार। और इस सभी को हम हस्तलिखित यानी अपने हाथों से लिखकर बनाए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे। यहाँ तीसरा प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालखंडों में विभक्त, यानी भारतीय जो कालखंड है वो कितने कालखंडों में विभक्त है, तो 3 कालखंडों में विभक्त है। कितने कालखंडों में विभक्त है? 3 कालखंड, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। अब यहाँ प्रश्न नंबर 4 है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय है, तो समय कितना है? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय है। प्रश्न नंबर 5 है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय है, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 1000 ईस्वी से अब तक, यानी अभी आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा अभी है। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है। हिंदी भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वो क्या है, वो संस्कृत है। प्रश्न नंबर 8 है, प्राचीन काल में संस्कृत भाषा के कितने रूप थे, तो प्राचीन काल में संस्कृत भाषा के 2 रूप थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। प्रश्न नंबर 9 है, वैदिक संस्कृत कितने वर्गों में बटा हुआ था, तो वैदिक संस्कृत 3 वर्गों में बटा हुआ था, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण है सब हम लेकर आए हैं, ये हाथ से लिखा हुआ खुद से बनाया हुआ है। जितने भी हिंदी भाषा से संबंधित किताबें थी सभी किताबों को हमने पढ़कर उससे जितने भी प्रश्न थे सभी निचोड़ प्रश्नों को हमने बनाया है। अगला प्रश्न है, चारों वेदों की रचना किस संस्कृत के किस चारों वेदों की रचना किस संस्कृत में हुई है। हम लौकिक और वैदिक की बात करें तो वैदिक संस्कृत में जो है चारों जो रचनाएं हैं, चारों वेद हैं, वो सभी वेदों की क्या हुई, तो संस्कृत वैदिक संस्कृत में रचना हुई। प्रश्न नंबर 11 में चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। आज हम 450 प्रश्नों को देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, रामायण और महाभारत नाम तो जानने ही होंगे। इन सभी जो ग्रंथ हैं, इस धार्मिक ग्रंथों की रचना किस संस्कृत में हुई, तो उसका उत्तर है लौकिक संस्कृत। प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी साहित्यिक रचनाओं का विकास, हिंदी साहित्यिक रचनाओं का विकास किस संस्कृत से हुआ, तो इसका सही जवाब है वैदिक संस्कृत। प्रश्न नंबर 13, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा क्या है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा क्या है, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। प्रश्न नंबर 14 में चलते हैं, पाली भाषा की समय सीमा है, पाली भाषा की समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। अब हम यहाँ आपको बता देते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है वो उसके 3 वर्ग हैं, यानी 3 कालखंड उसमें है। पहला है भाषा जो है पाली, पाली के बाद दूसरा है प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश। ये तीनों भाषाएं जो है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो पाली भाषा जो है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की जो प्रथम भाषा है वो पाली भाषा है, जिसकी समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। प्राकृत भाषा की समय सीमा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, और अपभ्रंश भाषा की समय सीमा क्या है, तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। देखिए जितने भी ये 3 भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं।
पहले पाली है, पाली का समय सीमा 500 से ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी प्राकृत और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है पाली भाषा में कितने बोलियों की संख्या कितनी है? तो पाली भाषा में बोलियों की संख्या 4 है, ये भी याद रखिएगा। बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? तो बौद्ध ग्रंथों की रचना जो है पाली भाषा में हुई, यानी पाली भाषा का संबंध भगवान बुद्ध से है, याद रखिएगा। पाली भाषा का संबंध भगवान बुद्ध से है और भगवान बुद्ध जो है वो क्या करते थे, अपना उपदेश किस भाषा में देते थे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो भगवान बुद्ध अपना जो भाषा है, अपनी जो उपदेश है वो पाली भाषा में देते थे। प्रश्न नंबर 20 में चलते हैं। प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? तो पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, यानी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो पाली को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत का भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 में चलते हैं। त्रिपिटक, नाम तो सुने होंगे त्रिपिटक, जिसमें बुद्ध का उपदेश है, याद रखिएगा। त्रिपिटक जो है बुद्ध जी का जो है उपदेशों का एक संग्रह है, और इस त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई? तो हम आपको बता दें बुद्ध भगवान जो थे उनका संबंध पाली भाषा से था, तो त्रिपिटक की भी रचना जो है वह पाली भाषा में हुई। अगला यहाँ प्रश्न बनता है त्रिपिटक मतलब त्रिपिटक की संख्या कितनी थी? त्रिपिटक 3 थे, याद रखना। त्रिपिटक 3 थे, ये भी याद रखिए, इसलिए त्रि शब्द लगा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्राकृत भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? तो प्राकृत भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? तो 6 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। अपभ्रंश भाषा में बोलियों की संख्या कितनी थी? तो अपभ्रंश भाषा में 5। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का उद्भव किन अपभ्रंशों से हुआ? तो हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है याद रखिएगा, शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। इन 3 अपभ्रंशों से हिंदी भाषा का क्या हुआ है? तो उदय हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। अगला प्रश्न है तृतीय प्राकृत किस भाषा को कहते? तभी मैं आपको बताया प्रथम प्राकृत पाली को, द्वितीय प्राकृत प्राकृत को ही कहते हैं, और तृतीय प्राकृत किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश भाषा को कहते हैं, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। हिंदी भाषा का आधुनिक जननी किस भाषा को कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का आधुनिक जननी जो है अपभ्रंश को कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा का आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? आदि जननी, आधुनिक जननी अपभ्रंश और आदि जननी याद रखिएगा संस्कृत। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। यहां से बाहर एक भी प्रश्न आपको बाहर से पूछने वाला नहीं, क्योंकि पूरा निचोड़ हम इसमें लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। अपभ्रंश, अवहंस, ग्रामीण, देसी, आभेरी, याद रखिएगा, अवहंस, ग्रामीण, देसी, आभेरी, ये किस भाषा के अन्य नाम है? तो ये अपभ्रंश की क्या है? तो अन्य नाम है। प्रश्न नंबर 28 है अपभ्रंश भाषा के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम प्रयोगकर्ता थे पतंजलि मुनि। प्रश्न नंबर 29 है अपभ्रंश भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ, तो याद रखिएगा अपभ्रंश भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र है, जो भरत मुनि का है। अगला नंबर प्रश्न है 30। अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए सभी महत्वपूर्ण निचोड़ सीरीज, जितने भी निचोड़ प्रश्न थे सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं, यानी एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। तो अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बल्लभी राजा धार सेन द्वितीय, यानी बल्लभी राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम क्या है? अपभ्रंश का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश भाषा को कौन सी भाषा कहा है? यानी किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो न भाषा का, याद रखिएगा, न भाषा जो है किशोरी दास वाजपेयी ने कहा है अपभ्रंश को। प्रश्न ये परीक्षा में आ चुका है, अपभ्रंश को न भाषा किसने कहा? तो किशोरी दास वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 32।
अपभ्रंश में स्वरों और व्यंजनों की संख्या कितनी थी? तो अपभ्रंश से स्वर 10 थे और व्यंजन 30। याद रखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 10 और व्यंजनों की संख्या 30। अपभ्रंश उकार बहुला है या इकार बहुला? तो याद रखिए, अपभ्रंश जो है उकार बहुला है। क्या है? उकार, इकार नहीं है। इकार कौन है? तो भोजपुरी इकार बहुला है। प्रश्न नंबर 34, अपभ्रंश में कितने वचन है? तो अपभ्रंश में 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। जो बीच में जो होता था द्विवचन, ये अपभ्रंश में नहीं है, एक वचन बहुवचन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू है। कवि स्वयंभू है, जिन्हें अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। प्रश्न नंबर 36, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये भी स्वयंभू जी को ही कहा जाता है। कवि स्वयंभू का समय क्या है? तो कब के हैं? तो इनका जन्म का समय 783 ईस्वी का लगभग बताया जाता है, यानी 8वीं शताब्दी इनका जो है जन्म का समय बताया गया है। अगला प्रश्न है, ये पउम चरेऊ, रीठो मणि चरेऊ, हरिवंश पुराण, ये सभी के रचनाकार कौन है? तो स्वयंभू ही है। कौन है? तो स्वयंभू ही है। प्रश्न नंबर 39 की ओर चलते हैं। अपभ्रंश में राम काव्य की प्रथम रचना और रचनाकार कौन है? यानी अपभ्रंश भाषा में राम काव्य पर प्रथम रचना कौन है? यानी राम काव्य पर, यानी राम कथा पर आधारित प्रथम रचना, और उसके रचनाकार कौन है? तो वो रचना है पउम चरेऊ, जो राम काव्य पर लिखा गया रचना है, और इनके रचनाकार कौन है? तो स्वयंभू हैं। स्वयंभूकृत पउम चरेऊ को पूर्ण किसने किया? तो स्वयंभूकृत पउम चरेऊ को उनके ही पुत्र त्रिभुवन ने किया पूरा किया। आप देखिए इसमें क्या होता है, पउम चरेऊ में स्वयंभू 83 संधि जोड़े, अब प्लस में आगे चलकर उसमें जो है 7 संधि इनके पुत्र त्रिभुवन ने जोड़कर कुल 90 संधि इसमें हो गए। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि अब पउम चरेऊ में कुल कितने संधि हैं। कुल संधि की बात हो तो 90, और अगर स्वयंभू की बात, स्वयंभू ने कितने संधि जोड़े? तो 83 संधि जोड़े। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की प्रथम कडबकवध रचना है। अपभ्रंश की प्रथम कडबकवध रचना कौन है? तो पउम चरेऊ ही है। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, अपभ्रंश काल में काव्य का प्रमुख छंद था। तो अपभ्रंश काल में काव्य का प्रमुख छंद क्या था? तो अपभ्रंश काल में याद रखिएगा, कविता का वहाँ उस समय जो छंद चलता था वो दोहा या दोहा, दोहा या दोहा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश काल में जो प्रमुख छंद की बात आ जाएगा तो याद रखिएगा दोहा या दोहा। प्रश्न नंबर 43, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूति जो है पुष्यदंत को कहा जाता है, और पुष्यदंत को कहा जाता है, बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 44, अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सी है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है शब्दानुशासन, जो किनका रचना है? हेमचंद्र का है। किनका है? हेमचंद्र का शब्दानुशासन जो है वो अपभ्रंश का क्या है? तो प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन, शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन, देखिए दोनों में अंतर है, और जल्दीबाजी में गलती मत कर देना। अगर शब्दानुशासन बात हो तो ये दोनों व्याकरण ही ग्रंथ हैं। दोनों ग्रंथ क्या है? व्याकरण है। शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र हैं, यानी जैनाचार्य हेमचंद्र हैं, जबकि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो किशोरीदास वाजपेयी हैं। कितना महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी और शब्दानुशासन हेमचंद्र। प्रश्न नंबर 46 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, अपभ्रंश की वह कौन सी रचना है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की वीरा कथा है? तो याद रखिएगा संदेश रासक। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है कि किस रचना में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा, वीरा कथा है? तो संदेश रासक में है, और ये अपभ्रंश की रचना है। अपभ्रंश की वह कौन सी रचना है जिसमें प्रथम बार 12 भाषा का उल्लेख है? देखिए सभी महत्वपूर्ण है। तो नेमिनाथ चौपई जो है अपभ्रंश की प्रथम रचना जिसमें 12 भाषा का उल्लेख है। बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो बाहुबली रास के रचनाकार है शालिभाद्र सूरी। बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है।
जितने प्रश्न हम बता रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है। आज हम 450 प्रश्नों को देखेंगे, यानी पूरा हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे थे सभी प्रश्नों को हम बनाकर एक ही जगह लेकर आए हैं, ताकि आपका एक ही वीडियो में पूरा हिंदी भाषा का उद्भव विकास कंप्लीट हो जाए। अगर सभी प्रश्न आप अपने दिमाग में ले आएंगे तो आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। और साथियों बता दो, जो भी विद्यार्थी JSSC CGL अब जो जेट टेट की एग्ज़ाम होने वाली है, जेट टेट, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए संपूर्ण सिलेबस का, यानी पेपर टू अगर आप क्या लिए हैं, पेपर टू अगर आपका हिंदी है, अगर इसका संपूर्ण नोट्स चाहिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स चाहिए, तो भारती विजन क्लासेस पर अवेलेबल है। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो भारती विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, जहाँ आप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार ये नोट्स प्राप्त होंगे, वहाँ जानकारी दे दी जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा BPSC की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, यानी बिहार PGT या TGT, बिहार PGT या TGT, यानी जो विद्यार्थी बिहार PGT TGT की TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, TRE 4.0 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको हिंदी के विद्यार्थी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी नोट्स आपको अवेलेबल है, सभी नोट्स आप हमसे हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको भी नोट्स चाहिए वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या कहा गया। देखिए कौन कौन विद्वान क्या बोले हैं अपभ्रंश को, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। अशुद्ध और विभ्रष्ट भाषा, ये भरत मुनि का कहना था, भरत मुनि का कहना था, अशुद्ध और विभ्रष्ट भाषा। पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन। प्राकृताभास हिंदी किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने। ये और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये दोनों है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अगर ज़्यादातर आपका ऑप्शन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही देखने को मिलते हैं, तो पुरानी हिंदी के कवि भी लेखक भी यही हैं। तो पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और प्राकृताभास हिंदी तो रामचंद्र शुक्ल ने। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको हम बता दिए, 2-3 बार रिविजन कर दिए। प्रश्न नंबर 50 में है, अपभ्रंश की जेठी बेटी किसे कहा जाता है। अपभ्रंश की जेठी बेटी किसे कहा जाता है, राजस्थानी भाषा को अपभ्रंश का जेठी बेटी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रश्न नंबर 51 में है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की भाषा क्या है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की भाषा जो है वो अवहट है। क्या है, अवहट है। कैसे चला है, पाली प्राकृत अपभ्रंश, अवहट पुरानी हिंदी, तो बीच में क्या आया, बीच की भाषा है अवहट। विद्यापति कृत, इनकी 2 रचनाएं हैं, कृतिलता, कृति पताका, दोनों की भाषा क्या है, तो अवहट। याद रखिएगा क्या है, अवहट है। अवहट भाषा का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, प्रथम प्रयोगकर्ता की बात हुई तो अब्दुल रहमान जो है अवहट भाषा के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, 900 से 1100 ईस्वी के समय को कौन सी भाषा, समय में कौन सी भाषा प्रचलन में थी, तो याद रखिए अवहट। अवहट की समय सीमा है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। प्रश्न नंबर 55 है, अवहट में स्वरों और व्यंजनों की संख्या कितनी थी। स्वर और व्यंजन मिला के अवहट में 12 स्वर और 32 व्यंजन थे। अपभ्रंश में कितना देखे, अपभ्रंश में 10 स्वर 30 व्यंजन देखे, जबकि अवहट में 12 स्वर हो गए और व्यंजन 32 हो गए। पुरानी हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। पुरानी हिंदी से किनका संबंध है, याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी से संबंध है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाएगा ऑप्शन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका सही जवाब अगर कहा जाए तो वही होंगे। अगला प्रश्न है 57, राहुल सांकृत्यायन ने अपनी रचना हिंदी काव्यधारा 1945 में अवहट को क्या कहा था, तो पुरानी हिंदी कहा था। देखिए राहुल सांकृत्यायन अवहट को पुरानी हिंदी कहे थे, जबकि
चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश को कहते हैं। कहीं कहीं अवहट और अपभ्रंश में ज्यादा अंतर नहीं देखा गया, इसलिए पुरानी हिंदी से संबंध दोनों का है, लेकिन ज्यादा याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 58 प्रश्न है, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा? तो हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा, याद रखिएगा। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? तो भोला शंकर व्यास। हिंदी भाषा का विकास कब से हुआ है? तो हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में कुल कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं? तो हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 और बोलियों की संख्या है 17। अब यहाँ कुछ विद्वान हरदे बाहरी जो है कितना मानते हैं हिंदी की बोलियां? 18, और भोलानाथ तिवारी कितना मानते हैं? तो 19 मानते हैं। उनके अनुसार 19, हरदेव बाहरी के अनुसार 18 और सर्वसम्मत 17, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां। प्रश्न नंबर 63, देखिए यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं? ये सभी जो बोलियां हैं वो सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं, और सोरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी है, और पश्चिमी हिंदी से ये सभी विकसित बोलियां हैं। तो ये किस अपभ्रंश से विकसित है? तो सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। उसी प्रकार अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस अपभ्रंश से विकसित हुए हैं? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब अर्धमागधी का उपभाषा है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से ये उत्पन्न हुए हैं, लेकिन किस अपभ्रंश से है? तो इनका विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। संबंध इसे है अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी से अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही और मैथिली इत्यादि बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुई है? तो ये मागधी अपभ्रंश से हुई है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी भाषा है, बिहारी उपभाषा है, और बिहारी उपभाषा से भोजपुरी, मगही, मैथिली इत्यादि भाषाओं का विकास हुआ है। अब यहां से जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दिल्ली, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, ये सभी याद रखिए। दिल्ली, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद। यहाँ की बोली क्या है? तो याद रखिए खड़ी बोली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न तो ये स्थान वाला से एक प्रश्न तो निश्चित आएगा कोई भी परीक्षा में। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम कवि अब कौन है? तो अमीर खुसरो हैं, सभी लोग जानते हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? हरिओद हैं। अब खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य कौन है? तो प्रिय प्रवासिक। सभी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 70 है, हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना जाता है, और हिंदी के प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। लेकिन अगर खड़ी बोली की बात हो जाती है तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य पीर प्रवास है, और उसके रचनाकार कौन है? तो हरिओद जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब अगला है आगरा, मथुरा, अलीगढ़। देखिए खासकर पहचान आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ये 3 एकदम याद रखिएगा। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ये 2-3 को याद रखिएगा। बाकी परीक्षा में जब आता है तो ये तो आ ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़ ये याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये सभी इसके अलावा धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बिदाऊ, बरेली, यहाँ की बोली क्या है? तो ब्रज भाषा है, याद रखिएगा। क्या है? ब्रज भाषा। पंजाब, दिल्ली, रोहतक, करनाल, पटियाला, हरियाणा इत्यादि की बोली क्या है? तो पंजाब, दिल्ली जहां आ गया, पंजाब, दिल्ली, रोहतक, कम से कम पंजाब याद रखिएगा, दिल्ली, रोहतक, तो यहाँ की भाषा हो जाएगा क्या? हरियाणवी, यहाँ की मतलब बोली। प्रश्न नंबर 73 है, अब जहाँ झांसी अगर आपको देखने को मिल गया, झांसी अगर आ गया, झांसी अगर देखने को मिल गया और बोले पूछ देगा कि कहाँ की बोली है, तो बुंदेली, यहाँ की झांसी की बोली क्या है? तो बुंदेली है। झांसी के अलावा जलौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा ये सभी की बोली क्या है? तो बुंदेली है। यहाँ से एकदम निश्चित है, इन स्थानों से संबंधित एक प्रश्न निश्चित आएगा। अब इटावा दिखेगा तो कनौजी याद रखेगा। इटावा, फारुखाबाद, शाहजहांपुर और कानपुर, कानपुर और इटावा जहां दिख जाएगा समझ लीजिएगा कन्नौजी की बात है। क से कानपुर, क से कन्नौजी, याद रखिए, इस तरह आप याद कर लीजिएगा। 75 है,
लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर। लखनऊ और इलाहाबाद आपको सिर्फ देखने को मिल गया, लखनऊ और इलाहाबाद। तुरंत पकड़ लेना, अवधी भाषा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली। देखिए हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आता है। अब मुझे लगता है कि 100% में 50% विद्यार्थी इसको गलत ही मार के चले जाते हैं। उस समय कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ की बोली अवधी है, बघेली है, या खड़ी बोली है, कन्नौजी है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा, एक दो, कम से कम एक दो स्थान याद रखिएगा, तो उससे बाकी सभी स्थान समझ में खुद आ जाएगा। एक दो का अगर शामिल होगा, क्योंकि एक जिसमें शामिल दूसरा में वो है ही नहीं, ये भी याद रखिएगा। अगला है रीवा, शहडोल और सतना। रीवा जहां दिखेगा, रीवा, शहडोल, सतना, तो रीवा, शहडोल यानी बघेली याद रखिएगा, तो वहां की बोली क्या है? तो बघेली है। उसके बाद सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, यहाँ की क्या है? तो छत्तीसगढ़ी है। अगर रायपुर रहेगा तो आप जान ही लीजिएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, कहाँ है, तो इस प्रकार आप जान लीजिएगा। अगला प्रश्न है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, बीकानेर, यहाँ की है पश्चिमी राजस्थानी। क्या है? पश्चिमी राजस्थानी है, यानी इसे मारवाड़ी भी कहा जाता है, यानी पश्चिमी राजस्थानी का एक और नाम है मारवाड़ी। प्रश्न नंबर 79, अलवड़ू, गुड़गांव, भरतपुर, करनाल, यहाँ की क्या भाषा है? तो यहाँ की जो बोली है उत्तरी राजस्थानी है। पश्चिमी राजस्थानी जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जबकि गुड़गांव, भरतपुर, करनाल यहाँ की क्या है? तो उत्तरी राजस्थानी है, जिसका अन्य नाम है मेवाती। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, यहाँ की बोली क्या है? यहाँ की बोली है दक्षिणी राजस्थानी। क्या है? दक्षिणी राजस्थानी है, यानी दक्षिणी राजस्थानी को मालवी भी कहते हैं। फिर है जोनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की बोली क्या है? तो पश्चिमी पहाड़ी है। उसके बाद पूर ला गया, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, चंपास। नाम से ही लग रहा है ये बिहार से संबंधित है, बिहार उत्तर प्रदेश से संबंधित है। एकदम भोजपुरी होगा, एकदम याद रखिएगा। पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, चतरा, भागलपुर, यहाँ की बोली क्या है? तो मगही है, याद रखिएगा। क्या है? मगही है। तो जितने भी स्थान थे सभी स्थानों की चर्चा की और वहाँ की बोली की हम चर्चा कर लिए हैं। याद रखिएगा, एक प्रश्न एकदम निश्चित है, गारंटी है 100% की परीक्षा में आ जाएगा। 84 प्रश्न देखते हैं। भोजपुरी को हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली मानने वाले विद्वान कौन है? यानी कोई विद्वान है जिन्होंने भोजपुरी की हिंदी की सबसे बड़ी बोली माने हैं, तो हरदेव बाहरी जी हैं। भोजपुरी इकार बहुला है उकार? तो भोजपुरी इकार बहुला, याद रखिएगा। क्या है? इकार बहुला। ओकार बहुला भाषा कौन कौन से है? यहाँ महत्वपूर्ण आ गया। अब ओकार बहुला के अंतर्गत आने वाले भाषा कौन कौन है? तो ब्रज भाषा ओकार है, बुंदेली ओकार है, कन्नौजी ओकार है, मारवाड़ी ओकार है, कुमाऊनी ओकार है, गढ़वाली ओकार है, मालवी भी ओकार है। आकार बहुला के अंतर्गत आ जाएंगे कोरवी, हरियाणवी। ये क्या है? तो आकार बहुला है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली को हिंदुस्तानी नाम किसने दिया? तो खड़ी बोली को हिंदुस्तानी नाम देने वाले जो विद्वान है वो जॉर्ज गिरियर्सन है। प्रश्न नंबर 90, खड़ी बोली को कोरवी किसने कहा? तो खड़ी बोली को कोरवी कहने वाले जो विद्वान है भोलानाथ तिवारी हैं। अगला प्रश्न है देसिल बैना सब्जन मिठा ता तैसन जंपो जो अवहट्टा, ये पंक्ति किन की है? तो देसिल बैना सब्जन मिठा विद्यापति कीर्ति लता से यह पंक्ति संबंधित, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 92, हिंदी का वह रूप जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, तो वह रूप है हिंदुस्तानी। सभी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण है। और जितने विद्यार्थियों को सीजीएल या जेट टेट की हस्तलिखित नोट्स चाहिए पेपर 2 का, तो अब मेरे पास अवेलेबल है। सिर्फ हिंदी पेपर 2 का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अरबी, फारसी, तुर्की से मुक्त भाषा को क्या कहते? तो उर्दू कहते हैं। अब देखिए अरबी, फारसी, तुर्की देखकर आप उर्दू को तो मानिएगा नहीं, क्योंकि तो लग रहा है कि उसी से है, लेकिन इनसे मुक्त भाषा है उर्दू। अरबी, फारसी, तुर्की से मुक्त भाषा है उर्दू। अगला प्रश्न है हिंदू मग पर पाँव न राखियो का बहुते जो हिंदी भाखियो,
इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो नूर मोहम्मद है। कौन है? अवधी भाषा के महान कवि हैं नूर मोहम्मद, जो इस पंक्ति के रचनाकार हैं। अगला है खड़ी बोली को परिनिष्ठित रूप क्या है? खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप है मानक भाषा। सभी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। जिनको नोट्स चाहिए वो नोट्स से भी ये इसका PDF नोट्स चाहिए तो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न है भक्ति काल के कौन सा कवि का संबंध हिंदवी भाषा से था? तो भक्ति काल का कौन सा कवि का संबंध हिंदवी या हिंदुई, हिंदवी या हिंदुई दोनों लिख सकते हैं। तो हिंदवी या हिंदुई भाषा से किस कवि का संबंध था? तो जायसी का संबंध था। ये JSSC CGL में यह प्रश्न पूछ चुका है कि भक्ति काल का कौन सा कवि का संबंध हिंदवी या हिंदुई से था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का था। क्यों अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ देखिए एक प्रश्न लिए हैं, मुस्लिम परंपरा के कवियों का मध्यकालीन भाषा क्या रही? तो हिंदवी या हिंदुई, जिसे अवधी भाषा का ही रूप कहा जा सकता है, हिंदवी या हिंदुई, ये मुस्लिम कवियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस कवि को तूतीय हिंद कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो किस कवि को तूतीय हिंद कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, अवधी भाषा का प्रथम साहित्यिक ग्रंथ कौन सी है? तो अवधी भाषा का प्रथम साहित्यिक ग्रंथ है चंदायन। कौन है? चंदायन जो है अवधी भाषा का प्रथम साहित्यिक ग्रंथ है। चंदायन का एक और नाम है लोरकहा के रचनाकार कौन है? अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ है चंदायन। अब इसके रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। अब चंदायन प्रेम कथा में नायक और नायिका कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण, नायक नायिका भी कई बार पूछ देता है। तो चंदायन जो लोरकहा इसका अन्य नाम है, इसमें नायक है लोरी और नायिका है चंदा। 103 प्रश्न नंबर 103, अवधी भाषा का स्वर्ण काल किस कालखंड को कहते हैं? तो अवधी भाषा का स्वर्ण काल भी जो है वो भक्ति काल को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 104, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा? तो भक्ति काल को हिंदी का क्या कहा? तो स्वर्ण काल कहा। प्रश्न नंबर 105, सूफी कवियों की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? तो सूफी कवियों की प्रमुख काव्य भाषा याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो अवधी है। जितने भी सूफी कवि आपको दिखेंगे अगर उनकी भाषा पूछ दे तो आप समझ लेना अवधी भाषा है। अगला पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा भी अवधी होगा, क्योंकि ये इसके रचनाकार है सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी। अब उनकी भाषा क्या हो जाएगी? अवधी हो जाएगी। अगला प्रश्न है मुस्लिम कवियों द्वारा रचित सूफी काव्यों में किस भाषा का प्रयोग है? तो अवधी। एक ही बात को हम घुमा फिरा कर ले लिए हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ जाए। अब 108, अब सूफी कवि कौन कौन से, यानी अवधी भाषा का प्रयोग करने वाले कवि? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, नासिर। तुलसी जी ने भी अवधी भाषा का प्रयोग किया। तुलसी अवधी और ब्रज दोनों भाषा का उन्होंने कविता में स्थान दिए हैं, तो दोनों भाषा में काव्य रचनाएं की हैं। तो जितने भी यहाँ कवि आपको दिख रहे हैं सभी क्या हैं? तो अवधी भाषा के कवि हैं, यानी सभी मुस्लिम हैं। तुलसीदास जो हैं वो अवधी और ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचनाएं किए थे। प्रश्न नंबर 109, मध्यकाल का वह कौन सा कवि है जिसने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचनाएं की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है कई बार। शुक्ल जी के अनुसार सूफी काव्य परंपरा के अंतिम कवि कौन है? अब शुक्ल जी जो है रामचंद्र शुक्ल जी किसे सूफी काव्य परंपरा का अंतिम कवि मानते हैं? तो अंतिम कवि वह जो है नूर मोहम्मद को अंतिम कवि मानते हैं। प्रश्न नंबर 111 है रीतिकाल की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकाल की प्रमुख काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीतिकाल की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का काव्य में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मिश्र बंधु का मानना है कि ब्रज भाषा के काव्य में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो विद्वान है कवि हैं सारंगधर हैं। प्रश्न नंबर 113 में चलते हैं, ब्रज भाषा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ब्रज भाषा के प्रतिनिधि कवि सूरदास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 114 में चलते हैं, सूरदास की भाषा को अग्रदूत किसने कहा? सूरदास को भाषा का अग्रदूत किसने कहा? तो विजयेंद्र स्नातक जी ने क्या कहा था? सूरदास को भाषा का अग्रदूत विजेंद्र स्नातक ने कहा था। अब देख लीजिए ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन कौन है?
सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, केशव दास, घनानंद, कृपाराम, नाभादास, देव, नरहरिदास, रहीम, सुंदरदास, बिहारी लाल, भूषण, बोधा, भारतेंदु हरिचंद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये सभी क्या हैं, ब्रज भाषा के प्रमुख महान कवि हैं। प्रश्न नंबर 116 है, ब्रज भाषा का पुराना नाम क्या है? तो ब्रज भाषा का पुराना नाम पिंगल या भाखा लोग कहते थे। पहले लोग ब्रज भाषा को पिंगल या भाखा कहते थे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। घनानंद को ब्रज भाषा प्रवीण किसने कहा? अब घनानंद जो महान कवि हैं रीतिकाल के, अब इनको, ये रीतिमुक्त का विधारा के कवि थे रीतिकाल के, अब इनको ब्रज भाषा प्रवीण किसने कहा? तो ब्रज भाषा प्रवीण करने वाले ब्रजनाथ है, ये भी बहुत ही महत्व, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना और लेखक कौन है? तो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, और इसके लेखक हैं गंग कवि। याद रखिएगा, ब्रज भाषा का खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, और इसके जो लेखक है वो कौन है? तो गंग कवि हैं। प्रश्न नंबर 119 में चलते हैं, किस रचनाकार ने अपनी रचना से दूसरी भाषाओं के लाखों पाठकों को हिंदी सीखने पर के लिए प्रेरित किया? तो याद रखिए, देवकी नंदन खत्री। इनका चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, ये दो तिलस्मी या कह सकते हैं यारी उपन्यास है, जिसके माध्यम से इन्होंने क्या किया था? तो हजारों पाठकों को हिंदी सीखने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। प्रश्न नंबर 120 है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा है बेसवाड़ी अवधी। याद रखिएगा, क्या है? बेसवाड़ी अवधी। प्रश्न नंबर 121 है, अपभ्रंश राजस्थानी, अपभ्रंश के साथ राजस्थानी का मिलने से, यानी अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित भाषा शैली को क्या कहते हैं? तो डिंगल कहते हैं। और जितने भी वीर रचनाएं हैं आदिकाल में, जितनी भी वीर रचनाएं लिखी गई, सभी रचनाओं में कौन सा शैली का प्रयोग है? तो डिंगल शैली का प्रयोग है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी दोनों का मिश्रित भाषा क्या है? तो भाषा शैली वो है डिंगल। और ये डिंगल और पिंगल भाषा शैली किस काल में प्रचलित है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका भी सही जवाब है, इसका सही जवाब है तो आदिकाल। तो अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का मिश्रित जो रूप होता था वो पिंगल होता था, जिसमें प्रेम कथाएं लिखी गई, और अपभ्रंश के साथ राजस्थानी का मिश्रित भाषा जो हुआ करता था वो डिंगल हुआ करता था। तो आदिकाल में आदिकाल की भाषा भी अगर पूछ दे तो डिंगल और पिंगल याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 123, डिंगल तथा पिंगल भाषा शैली किस काल की है? तो आदिकाल की, ये भी चर्चा हम कर दिए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम है? तो संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से पुरानी हिंदी, इसके बाद बहुत सारे भाषाओं का उदय हुआ है। ये याद रखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है परीक्षा में ये मिलाने के लिए आता है, यानी क्रम मिलाने, अनुक्रम को मिलाने के लिए आता है। सही अनुक्रम बताएं तो यहाँ से यहाँ तक आता है, और खासकर आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत कर देगा। देखिए 4 जो है इससे ज़्यादा कंफ्यूजन करता है, तो ये देखिए क्रम को याद कर लीजिएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी। अगला है, पाली किस धर्म की भाषा है? तो बौद्ध धर्म की भाषा है, ये भी हम आपको हम बता ही दिए थे। प्रश्न नंबर 126, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। याद रखिएगा, हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 127, किस भाषा को भाट भाषा कहते हैं? तो डिंगल को भाट भाषा भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 128, जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? तो 5 वर्ग में रखा था, ये भी याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं सबकी। प्रश्न नंबर 129, देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और कई बार ये आ चुका है। तो देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग जो है जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, यहाँ लग रहा है एक ही चीज 2 बार हो गया है, थोड़ा सा, हाँ एक ही चीज 2 बार हो गया। आगे चलते हैं।
दक्षिणी राजस्थानी का प्रतिनिधि बोली कौन सी है? दक्षिणी राजस्थानी, तो उसका सही उत्तर है तो मालवी। मालवी जो है दक्षिणी राजस्थानी का क्या है तो प्रतिनिधि बोली है। प्रश्न नंबर 131, कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती? बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी। नेपाली से तो कई बार प्रश्न आ चुका है, नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, संताली, सिंधी, प्राकृत, राजस्थानी, कोंकणी, अपभ्रंश, सादरी, ये सभी भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब इसका पहचानने का मैं ट्रिक भी आपको दे रहा हूं। याद रखिएगा, जो भी भाषा है, अगर आप पढ़ ले रहे हैं, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी भाषा जानते हैं, हिंदी भाषा जानते हैं और जो लिखा हुआ है उसे आप पढ़ ले रहे हैं, भले ही उसका आपको अर्थ पता ना चल रहा हो, आप अर्थ नहीं जान रहे पर आप क्या कर रहे हैं तो पढ़ ले रहे हैं, तो पढ़ ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो उसमें किस लिपि का प्रयोग है तो देवनागरी लिपि का प्रयोग है, तभी आप पढ़ ले रहे हैं। अगर आप सिर्फ हिंदी ही जानते हैं तो, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं मतलब पढ़ ले रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कह क्या रहा है। लेकिन अगर आप पढ़ ले रहे, जैसे संस्कृत आप आराम से पढ़ लेते लेकिन अब उसका अर्थ नहीं निकाल पाते सही से। नेपाली पे पढ़ लीजिएगा, मराठी, भोजपुरी सब पढ़ लीजिएगा। ब्रज भाषा देखिए, तुलसीदास की रचना, अवधी भाषा ब्रज भाषा सूरदास की रचना, अवधी भाषा तुलसीदास की रचना। आप देखिए उनकी कविता को आराम से पढ़ लेते, उसका उत्तर उसका जो अर्थ है भले आप नहीं जान पाते सही से, लेकिन निश्चित है कि उसे आप पढ़ लेते। जो आप पढ़ लेते, हिंदी सिर्फ आप जानते हैं, अगर आप पढ़ ले रहे हैं, उत्तर उसका अर्थ भले नहीं जान रहे पर पढ़ ले रहे, समझ लीजिए कि वो उसमें जिस लिपि का प्रयोग है वो किस लिपि का प्रयोग है तो देवनागरी लिपि का प्रयोग है। ये मैं आपको बता दिया। आगे चलते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का श्रेय किनको जाता है? तो डॉक्टर हार्नेले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। अब उनका वर्गीकरण भी देख लेते हैं। वो चार वर्गों में वर्गीकरण किया था उन्होंने, यानी कि 4 वर्गों में। वो पहला था पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी गोडियन। ये 4 वर्गों में उन्होंने क्या किया था तो भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया था, और प्रथम वर्गीकरण करने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। प्रश्न नंबर 134, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी कहा है? अब प्राकृत और आधुनिक के बीच क्या आएगा? तो प्राकृत और आधुनिक के बीच देखो, बीच में अपभ्रंश आएगा। क्या आएगा? अपभ्रंश। उसका क्रम देख लीजिएगा, क्रम से आप जान लीजिएगा बीच की भाषा क्या है तो अपभ्रंश है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर छूट गया है तो अपभ्रंश याद रखिएगा, छूटा हुआ है, इसका सही उत्तर होगा अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 136, देवनागरी अक्षरात्मक है या वर्णात्मक? तो देवनागरी जो है अक्षरात्मक लिपि, याद रखिए क्या है? अक्षरात्मक लिपि है। अब हम आप हमें बताइए कि इसमें है कि ये बायां से दायां लिखा जाता है या दायां से बायां, तो इसको हम किस प्रकार लिखते हैं? तो हम बायां से दायां की ओर जाते, बायां से दायां की ओर, तो उससे उस प्रकार भी प्रश्न आता है, इसलिए आपको बता दिए। अगला प्रश्न है, भारत के लिए इंडिया शब्द का, देखिए इंडिया शब्द, आज भारत को हम इंडिया भी कहते हैं, तो इंडिया शब्द का नाम किसने दिया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ग्रीक वासियों ने दिया था, याद रखिए ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का नाम दिया था। प्रश्न नंबर 138 है, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, ये सभी भारत देश के अन्य नाम है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? तो ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो मथुरा है, ये भी याद रखिएगा। किसी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? तो लिपि कहलाता है। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, भी आई है, याद रखिएगा, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है। किसी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? तो लिपि कहलाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 141, मानक हिंदी
मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली से हुआ है। कितना महत्वपूर्ण है? मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। देवनागरी लिपि में यानी देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? यानी देवनागरी के लिए अ के 12 खड़ी का सुझाव देने वाले काका कलेलकर हैं। कौन है? काका कलेलकर जो है उन्होंने देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव दिया। जबकि देवनागरी में अ के 12 खड़ी किसने तैयार किया? तो देवनागरी याद रखिएगा, देवनागरी के लिए अ के 12 खड़ी का जो तैयार करने वाले हैं, अ के 12 खड़ी का तैयार करने वाले वो कौन थे? तो सावरकर बंधु थे। सावरकर बंधुओं ने अ के 12 खड़ी का क्या किया था? तो निर्माण किया था, तैयार किया था। प्रश्न नंबर 144 है, किस भाषा को वियोगात्मक भाषा माना जाता है? तो अपभ्रंश को वियोगात्मक भाषा माना जाता है क्योंकि अपभ्रंश बिगड़ते बिगड़ते क्या अपभ्रंश, इसलिए इसे विभ्रष्ट भाषा भी कहा गया है। किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा कहलाती है। अब किसी सीमित क्षेत्र में अगर कोई भाषा बोली जाती है उससे हम बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जब इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो ये बोली से क्या बन जाता है? जब इसमें काव्य रचनाएं होने प्रारंभ हो जाती है तब ये बोली ना होकर क्या हो जाता है? तो ये भाषा बन जाता है। जैसे अभी हम अवधी, ब्रज भाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ ये एक समय बोली थी, लेकिन आज ब्रज भाषा, अवधी का नाम हम सुनते ये क्या है? तो भारत की प्रमुख भाषा बन गई है जिसमें काव्य रचनाएं, खड़ी बोली ये भी बोली थी परंतु आज इसमें काव्य रचनाएं जब होने शुरू हो गई तो बोली ना होकर अब भाषा बन गई। प्रश्न नंबर 146, देवनागरी लिपि में स्वरों और व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी में 11 स्वर हैं और व्यंजन कितने हैं? तो 33 व्यंजन है। भारत की लघुत्तम स्वतंत्र और सार्थक इकाई भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र और सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र और सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आ चुका है, VVI क्वेश्चन था ये भी। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुत्तम स्वतंत्र इकाई को क्या कहा जाता है? अब उच्चारण की दृष्टि बात हो जाए, उच्चारण की दृष्टि से जो ध्वनि है वो भाषा की क्या है? तो सबसे लघुत्तम इकाई है। याद रखिए, उच्चारण की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, पाली भाषा का प्रथम व्याकरण कौन सा है? तो पाली भाषा जो है उसका प्रथम व्याकरण है कचायान व्याकरण। याद रखिएगा, कचायन व्याकरण जो है पाली भाषा का प्रथम व्याकरण है। प्रश्न नंबर 150, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी राजभाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 151, संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी राजभाषाएं थी? तो जिस समय भारत का संविधान बना था उस समय भारत की मात्र 14 राजभाषाएं थी, लेकिन धीरे धीरे आज वर्तमान में भारत की कितनी राजभाषाएं हैं? तो 22 है। और सभी भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। प्रश्न नंबर 152, संविधान के 21वें संशोधन और 21वां संशोधन कब हुआ? तो 1967 को हुआ था। में किन भाषाओं को राजभाषा की मान्यता मिली? तो ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के 21वें संशोधन जो 1967 में हुआ, में किन भाषाओं को राजभाषा की मान्यता मिली? तो इसका सही जवाब है सिंधी। क्या जवाब है? सिंधी भाषा को राजभाषा की मान्यता मिली। यह प्रश्न इस बार बिहार स्टेट की परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। बिहार स्टेट की जो PGT की परीक्षा थी उसमें यह प्रश्न आया था कि संविधान के 21वें संशोधन में 1967 में किन भाषाओं को राजभाषा के किस भाषा को राजभाषा की मान्यता मिली? तो सिंधी भाषा को। अब इसमें प्रश्न ऐसे आया था, किस प्रकार आया था कि संविधान के 21वें संशोधन में सिंधी भाषा को राजभाषा की मान्यता 21वां संशोधन का समय पूछा गया था, तो 1967 इसका सही समय था। फिर संविधान के 71वें संशोधन 1992 में हुआ था। अब इसमें किन भाषाओं को राजभाषा की मान्यता मिली? पहले 14 से 15 हो गया। अब यहाँ देखते, अब 15 के बाद कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को राजभाषा की मान्यता 1992 में 21वां संशोधन में राजभाषा की मान्यता इन तीनों को मिली। अगला है संविधान के 92वां संशोधन 2003 में हुआ। अब इस 2003 में और कौन कौन भाषाओं को राजभाषा की मान्यता मिली? तो
बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, और ये सब मिलाकर 22 राजभाषाएं वर्तमान में हो गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और राजलिपि देवनागरी होगी? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 343। यहाँ से कम याद रखिएगा, राजभाषा से संबंधित निश्चित है कि किसी भी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न निश्चित ही रहता है, इसलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसदीय भाषा का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में संसदीय भाषा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 120 में। अगला है, किसी भी राज्य की विधान भाषाओं के संबंध में दिशा निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 210 में जो है किसी भी राज्य की विधान सभाओं के संबंध में दिशा निर्देश का अनुच्छेद जो है जो निर्देश है वो अनुच्छेद 210 में है। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो 7 जून 1955। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर, जिनको BG खेर शॉर्ट में भी परीक्षा में आ जाता है। प्रश्न नंबर 160, राजभाषा आयोग में कितने प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे? तो 21। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से एकदम 1 से 2 प्रश्न आपका परीक्षा में आएगा तो आएगा, याद रखिएगा। तो संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो 1957 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसमें राजभाषा संबंधी क्या है? तो प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार हेतु, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार हेतु संसदीय आयोग या समिति का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 344 में। 343 में क्या है? 343 में भारत की राजभाषा हिंदी होगी और राजलिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ये 343 में है। जबकि 344 में क्या है? तो संविधान राजभाषा के आयोगों की सिफारिशों पर विचार हेतु, इतना कम से कम याद रखिएगा, राजभाषा आयोग के सिफारिशों पर विचार हेतु, ये दिमाग में रह जाएगा। तो अनुच्छेद 344 में ये है। अब आगे चलते हैं, अनुच्छेद 345 में क्या है? तो कौन सा अनुच्छेद राज्य की राजभाषाओं का उल्लेख है? यानी अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषाओं का क्या है? उल्लेख है। राज्य की राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 345 में। अगला प्रश्न है, एक राज्य का दूसरे राज्य से संचार हेतु राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अर्थात एक राज्य दूसरे राज्य से संपर्क करेगा, संचार करेगा, यानी एक दूसरे से संपर्क करने के लिए जो जिस राजभाषा का प्रयोग करेगा उसका प्रावधान अनुच्छेद 346 में है। अगला प्रश्न है 166, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 348। ये कम से कम ऊपर ये याद रखिएगा ना, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय जहां देखने को मिलेगा अनुच्छेद पूछ देगा 348, याद रखना। प्रश्न नंबर 167, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद जो अंतिम है हिंदी राजभाषा संबंधी प्रावधान का अनुच्छेद 351 जो अंतिम अनुच्छेद है उसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। प्रश्न नंबर 168, राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? 1963। राजभाषा अधिनियम को प्रथम बार कब संशोधित किया गया? 1967। अब राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो 1976। याद रखिएगा, इसमें 12 नियम थे। राजभाषा नियम जो 1976 में जो पारित हुआ था इसमें 12 नियम थे। तो देखिए, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा संशोधित अधिनियम, राजभाषा नियम, ये सभी लगभग एक ही चीज है। इसमें बदलाव, थोड़े बदलाव हुए हैं, समझ गए। लेकिन एक को राजभाषा नियम के नाम से जाना जाता है जिसमें 12 नियम बनाए गए थे। ये राजभाषा अधिनियम के नाम से जाना जाता है राजभाषा संशोधित अधिनियम। अगर परीक्षा में आ जाए राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ, अगर आपका ऑप्शन 1963 यही सही होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपका ये दिया रहेगा। दोनों में कोई एक दिया और रहता है, या तो ये या तो ये। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। इस बार बिहार स्टेट की परीक्षा में यह प्रश्न आया था, तो बिहार स्टेट की परीक्षा में यह प्रश्न आया था और उसमें ऑप्शन में 1976 दिया हुआ था, 1963 था ही नहीं। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1976 दिया हुआ था। उसका सही जवाब आयोग ने 1976 को ही माना। 19 प्रश्न नंबर 171, राजभाषा नियम के अंतर्गत, अब राजभाषा नियम जो है वो 1976 में इसको शुरू किया गया था। तो इसके अंतर्गत केंद्रीय कार्यालय है उनको कितने वर्गों में बांटा गया?
तो 3 वर्ग में बांटा गया। कितने वर्ग में बांटा गया? 3 वर्ग में बांटा गया। क वर्ग क्षेत्र, ख वर्ग क्षेत्र और ग वर्ग क्षेत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसका अगर आपको राजभाषा नियम से संबंधित अगर बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको लेनी है तो हमारा चैनल पर उसका वीडियो अपलोड है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देखिए राजभाषा नियम से संबंधित जो है वीडियो अपलोड है, जहाँ पूरा संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो राजभाषा नियम के अंतर्गत केंद्रीय कार्यालय को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग। अब क वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों की राजभाषा क्या है? तो क वर्ग क्षेत्र के अंदर जितने भी राज्य आते हैं सबकी भाषा क्या है? तो हिंदी है। याद रखिएगा, सबकी राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी जो हैं, इन सभी प्रदेशों की जो भाषा है ये सभी क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ की राजभाषा क्या है? तो यहाँ राज्य का जो है राजभाषा यहाँ की है वो क्या है? हिंदी है। ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़। हम एक बार फिर बता दें, अगर आपको इसका ट्रिकी वीडियो चाहिए किससे आपको पता चलेगा कौन किस क्षेत्र में आएंगे यानी किस वर्ग क्षेत्र में आएंगे, तो इसका राजभाषा नियम से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोडेड है, वहां जाइए और ट्रिक से आप तुरंत याद कर लीजिएगा कि कौन सा राज्य किस क्षेत्र में आएगा, कौन सा राज्य किस वर्ग क्षेत्र में आएगा, क में कौन आएगा, ख में कौन आएगा, ग में कौन आएगा, और कहाँ की राजभाषा क्या है वो भी सब कुछ उसमें चर्चा है। अगला है ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य। अब ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा और गोवा। ये सभी जो है कहाँ के हैं? तो ये सभी ग वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की राजभाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। अब देखिए, अंग्रेजी जो है भारत की राजभाषा में सम्मिलित नहीं, फिर भी आज भी राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि ये अंग्रेजों का प्रभाव है। 177 हिंदी एकक की स्थापना कब हुई? तो हिंदी एकक की स्थापना 1951 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है हिंदी एकक। प्रश्न नंबर 178 है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ? तो 1961 में। कब हुआ? 1961 में। ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है और ये इसका स्थापना करने का श्रेय जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 180 केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 1971 को हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 181 राजभाषा विधायी आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा विधायी आयोग का गठन 1975 ईस्वी को हुआ। प्रश्न नंबर 182 है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली, इसलिए उसी दिन को हम प्रतिवर्ष क्या करते हैं? तो हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 183 है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 184 है विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है जो 30 मई, इसका जो प्रकाशन हुआ था 30 मई 1826 में पंडित जुगल किशोर के द्वारा कोलकाता से इसे प्रकाशित किया गया था और इसी के आधार पर 30 मई को हम क्या मनाते हैं? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाते हैं प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है भारत की संपर्क भाषा किसे माना जाता है? तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी को माना जाता है। अगर आप हिंदी जानते हैं तो भारत में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मतलब जाकर रह सकते हैं अगर आप हिंदी भाषा जानते हैं तो, यानी आपको व्यक्तियों से जुड़ने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अब विश्व की संपर्क भाषा क्या है, तो विश्व की संपर्क भाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। अगर आप अंग्रेजी भाषा के जानकार, अंग्रेजी भाषा अगर बोल लेते हैं तो विश्व में कहीं भी आप घूम सकते हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थात व्यक्तियों से आप अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज किस भाषा को कहते हैं, तो मानक भाषा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 189 है, शिक्षा, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में किस भाषा का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा मानक भाषा का प्रयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाचार के क्षेत्र में इस मानक भाषा का प्रयोग होता है, जिसे परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। प्रश्न नंबर 192 है, आर्य समाज 1867 में इसकी स्थापना हुई, इसके संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। प्रश्न नंबर 192 में चलते हैं, रामकृष्ण मिशन जो 1897 में इसका स्थापना किया गया, इसके संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद जो हैं वो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई, तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 16 जुलाई 1893 को हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक कौन थे, तो श्याम सुंदर दास इसके प्रधान संस्थापक थे। याद रखिएगा, अगर प्रधान संस्थापक पूछे तो श्याम सुंदर दास, अन्य संस्थापक के रूप में संस्थापक यह संपादक होगा, है ना। संपादक कौन थे, तो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। प्रधान पूछेगा, प्रधान संपादक कौन थे, तो श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग जिसकी स्थापना 1910 में हुई, और इसके प्रथम संपादक कौन थे, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है प्रयाग से संबंधित है, प्रयाग में इसकी स्थापना हुई और इसके प्रथम संपादक थे मदन मोहन मालवीय। प्रश्न नंबर 196 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादक कब से कब तक रहे, तो 1903 में उन्होंने भार लिया और 1920 तक उन्होंने क्या किया, तो कुल 17 वर्षों तक संपादन किए। और सरस्वती पत्रिका जो है इसकी स्थापना जो है 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 197 प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ और इसी 10 जनवरी को हम क्या करते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है 198 सर्वप्रथम हिंदी व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया, तो सर्वप्रथम हिंदी व्याकरण जो है केटलर के द्वारा लिखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्याकरण से अगर प्रश्न आता है यहाँ से पूछ देता है। हिंदुस्तानी ग्रामर के लेखक कौन है, तो हिंदुस्तानी ग्रामर के लेखक हैं जॉन गिलक्रास्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो हिंदी व्याकरण का पाणिनि जो है कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 201, देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। प्रश्न नंबर 202, संविधान के राजभाषा संबंधी प्रावधान किन भागों में है, यानी संविधान के राजभाषा संबंधी प्रावधान किन भागों में है, तो भाग 2, भाग 6 और भाग 17, ये 3 भागों में संविधान के जो है राजभाषा संबंधी सभी प्रावधानों का इसी भागों में क्या किया गया, तो प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 203, अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के कुछ कथन है हिंदी भाषा के प्रति। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। ये कथन किनका है, तो फेलन जी का कथन है। जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं, हिंदी ही एक भाषा है जिसमें 2 विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। कथन किनका है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का है। अगला कथन है आचार्य विनोबा भावे जी का, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उसे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। ये कथन था विनोबा भावे जी का। अब ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है, तो मथुरा है। ये प्रश्न लगता हो गया है, दोबारा इसको कर दिए।
अगला प्रश्न है, अब भोलानाथ तिवारी का कथन है, एक भाषा के अंतर्गत जब कोई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। ये भोलानाथ तिवारी ने कहा है। कांता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। बाबूराम सक्सेना का क्या कथन है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये बाबूराम सक्सेना जी का यह कथन है। प्रश्न नंबर 210 है, भाषा के कुल कितने रूप हैं? तो 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक रूप बोलकर, लिखित रूप लिखकर, सांकेतिक रूप संकेतों के माध्यम से इशारा कर कर। अगला प्रश्न है, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा, इसके संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी क्या थे? तो इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संसद में सबसे पहले किसने पारित किया? तो श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने यह प्रस्ताव को पारित किया। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव को पारित करने वाले कौन है? तो श्री गोपाल स्वामी अयंगर। आगे चलते हैं। अब मैं कुछ है एक ही लाइन में इसका जवाब भी है। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयोजन मूलक हिंदी भारत की राजभाषा पद पर आसीन है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारी कामकाजों में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी पॉइंट यहाँ महत्वपूर्ण है। प्रयोजन मूलक हिंदी का अन्य नाम क्या है? तो कामकाजी हिंदी, व्यवहारिक हिंदी या प्रायोगिक हिंदी भी इसे कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग क्षेत्र कहाँ है? तो विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, तकनीकी क्षेत्र में होता है, सरकारी कामकाज में होता है, प्रशासन में, विधि में, दूरसंचार में, वाणिज्य में, खेलकूद में, पत्रकारिता में, ये सभी जगह प्रयोजन मूलक हिंदी का ही प्रयोग होता है। अगला है, प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा बोलचाल की भाषा से अलग होती है। यानी बोलचाल की भाषा और प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा क्या, दोनों में बहुत अंतर होता है। अगला है, वैज्ञानिकता, अनुप्रयुक्ता, वाच्यार्थ, प्रधानता, अस्पष्टता इत्यादि प्रयोजन मूलक हिंदी के क्या है? गुण है। वैज्ञानिकता होती है, अनुप्रयुक्ता, वाच्यार्थ या प्रधानता, अस्पष्टता, ये सभी प्रयोजन मूलक हिंदी के क्या है? तो गुण हैं। आगे है, केंद्रीय हिंदी संस्थान प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रमुख केंद्र रहा है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रमुख केंद्र कहाँ रहा है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सन 1998-99 में स्नातक स्तर पर प्रयोजन मूलक हिंदी पाठ्यक्रम में पुनर्गठन एवं संशोधित किया और इसका जो श्रेय है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रशासनिक हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, जनसंचार हिंदी। देखिए सब समझिए, प्रशासनिक, व्यवहारिक, तकनीकी, जनसंचार हिंदी, विविध हिंदी, शैक्षिक हिंदी इत्यादि प्रयोजन मूलक हिंदी के क्या हैं? तो विभिन्न रूप हैं। सभी प्रयोजन मूलक हिंदी के ही रूप हैं। आगे है, प्रशासनिक पत्राचार को सामाजिक पत्राचार भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे है, सामाजिक पत्राचार के अंतर्गत निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, परिचय पत्र, विविध पत्र इत्यादि आते हैं। किसके अंतर्गत? सामाजिक पत्राचार के अंतर्गत। पत्र के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं उसके बारे में भी नीचे चर्चा कर दिए हैं, और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं वो भी चर्चा है। तो देखिए, सगे संबंधियों को लिखा जाने वाला पत्र अनौपचारिक होता है, जैसे माता पिता को पत्र, भाई बहन को पत्र, फूफा मित्र इत्यादि को हम जब पत्र लिखते हैं, जो हमसे सगे संबंधी, हमसे उनका रिश्ता रहता है, तो अपने रिश्तेदारों के साथ जो भी पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक होता है। अब सरकारी कार्यों और अर्ध सरकारी कार्यों में लिखा जाने वाला पत्र औपचारिक कहलाता है। यानी सरकारी कामकाजों में जो पत्र हम लिखते हैं उसमें औपचारिक पत्र आता है, जैसे सरकारी विभाग में लिखा जाने वाला पत्र,
प्रधानाध्यापक को आप पत्र लिखते हैं, नगर पालिका को पत्र लिखते हैं, अन्य सरकारी कार्य से संबंधित जितने भी पत्र होते हैं सभी क्या होते हैं तो औपचारिक होते हैं। आगे है प्रशासनिक पत्राचार के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में भेजे जाने वाले पत्र होते हैं अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन संबंधित पत्र, कार्यालयी आदेश संबंधित पत्र, पंजीकरण संबंधित पत्र और अधिसूचना संबंधी पत्र। आगे है लंबे चौड़े विवरण को संक्षिप्त में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंबे चौड़े विवरण को संक्षिप्त में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। संक्षेपण हमेशा किस पुरुष में लिखा जाता है? तो संक्षेपण हमेशा जो है वो अन्य पुरुष में लिखा जाता है। आगे है बाहर से आए हुए पत्रों या प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से जो फाइल तैयार किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो टिप्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? टिप्पण। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को हम लेकर आए हैं। टिप्पण की भाषा प्रशासनिक होता है। क्या होता है? प्रशासनिक। टिप्पण लेखन को विचारणीय पत्र भी कहते हैं। तो किस लेखन को विचारणीय पत्र कहते हैं? तो टिप्पण लेखन को हम विचारणीय पत्र भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। टिप्पण लेखन के दो भाग होते हैं, टिप्पण भाग, पत्राचार भाग। बाहर से आए हुए किसी पत्र के उत्तर में कच्चा रूप तैयार करना प्रारूपण कहलाता है। बाहर से कोई पत्र आता है उस पर हम उत्तर के लिए कच्चा, जब सरकारी कार्यालयों में उसका कच्चा चिट्ठा तैयार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रारूपण कहते हैं। वह लेखन जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह इत्यादि के बारे में प्रत्यक्ष रूप से देखकर या छानबीन करके तैयार किया जाता है उसे प्रतिवेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवेदन। और प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। प्रतिवेदन के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। प्रतिवेदन हमेशा भूतकाल में लिखा जाता है, प्रतिवेदन अन्य पुरुष में लिखा जाता है, प्रतिवेदन तथ्यात्मक शैली में लिखा जाता है, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। अब लेखन कौशल को अंग्रेजी में राइटिंग स्किल कहते हैं। ज्ञापन एक शासकीय पत्र है। कार्यालय में भेजा पत्र बनाया गया मसौदा प्रारूपण कहलाता है। ये आपको बता ही दिए। कोई भी पत्र जाता है कार्यालय में, उस पर जो कच्चा चिट्ठा तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रारूपण कहते हैं। संपादक को अंग्रेजी में एडिटर कहते हैं। संवाददाता को अंग्रेजी में रिपोर्टर कहते हैं। प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं। रूपक को अंग्रेजी में फीचर कहते हैं। फीचर, ज़्यादा फीचर हिंदी में प्रचलित है। निवेदक को अंग्रेजी में अनाउंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाउंसर, जो अनाउंस करता है। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखी, याद रखिए समाचार लेखन जो है उल्टा पिरामिड शैली में होती है। और समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण, 6 ककार होते हैं। कितने? ये परीक्षा में कई बार पूछ चुका, याद रखिएगा। पहला ककार होता है क्या, किसे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। ये क्रम से दिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। आगे है भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? तो बंगाल गजट है। अब भारत का प्रथम हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? उदंत मार्तंड है, जिसके बारे में ऊपर हम चर्चा कर ही दिए। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन है? तो समाचार सुधा वर्षन है। अब देखिए ये उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, परंतु ये साप्ताहिक था, जबकि समाचार सुधा वर्षन जो 1854 में इसका ये प्रकाशित हुआ था। तो 1854 में ये उदंत मार्तंड क्या, 1826 हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था जो साप्ताहिक था, जबकि दैनिक ये जो है समाचार सुधा वर्षन जो दैनिक है। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे, जबकि उदंत मार्तंड के पंडित जुगल किशोर। आगे बढ़ते हैं। शीर्षक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कैप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षक को अंग्रेजी में कैप्शन कहते हैं। दस्तावेज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। वर्तमान में जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम इंटरनेट है, याद रखिएगा। वर्तमान में जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम क्या है? तो वर्तमान में जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम जो है वो इंटरनेट है। अगला प्रश्न है भारत में कुल 22 राजभाषाएं, जिसकी चर्चा कर लिए। हिंदी भारत की राजभाषा है, इसकी चर्चा कर लिए। परिपत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैलकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलकुलर। याद रखिएगा हिंदी भारत की राजभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा है ही नहीं। आगे है विज्ञप्ति को अंग्रेजी में बुलेटिन कहते हैं। समाचार
को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं, याद रखिएगा। प्रयोजन मूलक हिंदी को अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल हिंदी। भारत का पहला समाचार वाचक इसी देवर्षि नारद को माना जाता है। रेडियो समाचार पत्र, रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। क्या है? रेडियो जो है जनसंचार का श्रव्य माध्यम है, जबकि टेलीविजन जो है जनसंचार का श्रव्य दृश्य दोनों माध्यम है। प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा सटीक, सुस्पष्ट, वाच्यार्थ और प्रधान और एकार्थक होता है। प्रयोजन मूलक शब्द परिभाषिक होते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्रयोजन मूलक हिंदी के 7 रूप माने। कितने रूप माने हैं? तो 7 रूप माने हैं। आगे है डॉक्टर दिलीप सिंह जी प्रयोजन मूलक हिंदी के 5 रूप माने हैं। दिलीप सिंह 5 रूप माने, जबकि भोलानाथ तिवारी 7 रूप माने। जीवन और समाज की विभिन्न आवश्यकताओं व दायित्वों की पूर्ति के लिए आयोग में लाई जाने वाली हिंदी क्या कहलाती? प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। और ये कहने वाले कौन है? तो डॉक्टर दिलीप सिंह है। तो आज हम इतना ही, क्योंकि वीडियो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जिसके कारण आज हम इतना ही स्टॉप करते हैं। यार जितने भी प्रश्न देखे सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सभी प्रश्नों को देखें, जहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर प्रश्न आते हैं